आधे घंटे बाद हम फिर उस इलाके में थे। ब्राउन गाड़ी मुसलसल हमारा ताकुब कर रही थी। मैंने गाड़ी अचानक रोक दी और उतरकर उसका बॉनेट खोल दिया। मैंने अपना मशीन पिस्टल निकाल लिया था और बॉनेट की ओट से उस ब्राउन गाड़ी को देख रहा था। वो गाड़ी ऐन हमारे नजदीक आकर रुक गई। मैंने कनखियों से उसमें सवार अफराद का जायजा लिया। वो तीनों चेहरे मेरे लिए अजनबी थे। ड्राइवर के साथ बैठा हुआ शख्स मुझसे मुखातिब हुआ, क्या गड़बड़ हो गई जनाब, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मैंने रिवॉल्वर जल्दी से जैकेट की जेब में डाल लिया था ताकि उन लोगों को किसी किस्म का कोई शुबा ना हो जाए। मैंने परेशानी जाहिर करते हुए कहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस चलते चलते अचानक रुक गई। इस दौरान में ग्लोरिया भी गाड़ी से उतर आई थी। वो सख्त लहजे में बोली, इंजन में क्या खराबी है ड्राइवर? मैंने कल ही कहा था कि गाड़ी तब्दील कर लो, अब मैं किराए का एक पैसा नहीं दूंगी। गजब खुदा का, ये होटलों के रेंट कार वाले तो लूटते हैं। ये सब गुफ्तगू उन लोगों को सुनाने के लिए थी। मैं ग्लोरिया की जहानत पर अशश कर उठा। अचानक वही आदमी नीचे उतर आया जिसने मदद की ऑफर की थी। वो टहलता हुआ ग्लोरिया की पुश्त पर पहुंचा, फिर उसने रिवॉल्वर निकाल लिया। इससे पहले कि वो कोई कार्रवाई करता, ग्लोरिया ने उसके चेहरे पर किक मार दी। वो उछल कर पीछे गिरा। मैंने देखा गाड़ी में सवार दोनों अफराद ने भी रिवॉल्वर निकाल लिए हैं। मैंने फुर्ती से अपना रिवॉल्वर निकाला और ड्राइवर पर फायर कर दिया। अगर मुझे एक लम्हे की भी ताखीर हो जाती तो उसके रिवॉल्वर की कोई गोली ग्लोरिया के सीने में पेवस्त हो जाती। दूसरे आदमी को ग्लोरिया ने फायर करके ठंडा कर दिया। तीसरा आदमी भी ग्लोरिया के सामने औंधे मुंह पड़ा हुआ था। ग्लोरिया ने मुझसे कहा, इसे भी देखो कामरान, मेरा ख्याल है कि ये जिंदा नहीं है। मैं चौंक कर उस शख्स की तरफ बढ़ा। नब्ज देखते ही मुझे अंदाजा हो गया कि वो शख्स जिंदगी की कैद से रिहाई पा चुका है। मैंने उन तीनों की तलाशी ली, मगर ऐसी कोई चीज बरामद न हुई जिससे उनकी शनाख्त हो सकती। मैंने उस शख्स की लाश उठाकर उसके साथियों के साथ रख दी और ग्लोरिया की मदद से गाड़ी को धकेल कर किनारे लगा दिया। फिर हम तेज रफ्तारी से वापस रवाना हो गए। अंधेरा इतना शदीद था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। वो लोग तो अपने अनाड़ीपन की वजह से मारे गए थे। इस वीराने में ताकुब करते हुए अगर वो अपने हेडलैंप्स बंद कर देते तो हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं हो सकता था कि वो हमारा ताकुब कर रहे हैं और हमसे कितने फासले पर हैं। फिर उन अहमकों ने गाड़ी रोककर अंदरूनी लाइट भी ऑन कर दी। बेचारे उसी की रोशनी में खुद शिकार हो गए। आधे घंटे के बाद हम फिर पोल्ट्री फार्म पहुंचे तो उसका अध खुला गेट देखकर मैं बुरी तरह चौंक उठा। ग्लोरिया भी परेशान दिखाई दे रही थी। गेट पर दरबान भी नहीं था। मैंने गाड़ी की रफ्तार खतरनाक हद तक बढ़ा दी और आनन फानन अकामती इमारत तक पहुंच गया। वहां भी अबतरी सी थी। मैं और ग्लोरिया नीचे उतरे तो मैं ठिठक कर रुक गया। सामने ही नासिर के एक मुलाजिम की लाश पड़ी थी। मेरे दिमाग में आंधियां सी चलने लगी। ग्लोरिया भी हैरत से आंखें फाड़े उस लाश को देख रही थी। फिर मैं दीवानावार अंदर की तरफ दौड़ा। अंदर का मंजर उससे भी ज्यादा भयानक था। नासिर गैर फितरी अंदाज में फर्श पर पड़ा था। उसकी पेशानी के ऐन दरमियान में एक सुराख था। उसका चेहरा खून में तर था। मेरे जहन में धमाके होने लगे और मैं नासिर पर झुक गया। मैं फटी फटी आंखों से नासिर के बेजान जिस्म को देख रहा था। जिस नासिर को मैं चंद घंटे पहले जीता जागता और हंसता बोलता छोड़ कर गया था, वो इस वक्त किसी टूटे फूटे खिलौने की तरह फर्श पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर अजियत का तासुर था। ऐसा लग रहा था कि उसे मरे हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी थी, क्योंकि उसके जख्म से अब भी खून बह रहा था। मैंने झुककर उसकी नब्ज देखी। नब्ज साकित थी, मगर जिस्म अभी गर्म था। मैं थके थके अंदाज में उठ खड़ा हुआ। नासिर की मौत पर मेरा दिल बुरी तरह भर आया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ग्लोरिया ने कहा, अरे अरे तुम रो रहे हो? मैंने बाईं आस्तीन से आंसू खुश्क किए और जवाब में ग्लोरिया से कुछ कहने ही वाला था कि कोई डपट कर बोला, खबरदार अपनी जगह से हिलना मत, वरना। बोलने वाले ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। बोलने वाला झटकेदार और करख्त लहजे में बोल रहा था। मैंने गैर इरादी तौर पर दोनों हाथ उठा दिए। लहजे से ग्लोरिया ने भी अंदाजा लगा लिया था कि कोई गड़बड़ जरूर है। मुझे हाथ उठाते देखकर उसने भी दोनों हाथ उठा दिए। कमरे का जो दरवाजा गैराज की तरफ खुलता था आहिस्ता से खुला और शलवार कमीज में मलबूस गठे हुए बदन का एक शख्स सामने आ गया। उसके चेहरे पर घनी स्याह दाढ़ी और मूछें थीं। सर के बाल गर्द में अटे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो शख्स किसी लंबे सफर से आया है। उसके बोलने और लहजे से मेरे जहन में एक झमाका सा हुआ कि वो नासिर के उन आदमियों में से एक है जिन्हें नासिर ने गोट से बुलाया था। उसने अपनी गन मुझ पर तानते हुए दुरुस्त लहजे में पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने शिकस्त खूरदा लहजे में कहा, मैं नासिर का दोस्त हूँ। मगर अब तो खुद को नासिर का दोस्त कहते हुए भी शर्मा रहे। ऐसे होते हैं क्या दोस्त? मैं एकदम जज्बाती हो गया। दुश्मन इसे हलाक करके चले गए, मगर मैं कुछ भी न कर सका। उसने मशकूक लहजे में पूछा, आप साईं के दोस्त हो? मैंने तवील सांस लेकर कहा, हाँ, मैं नासिर का दोस्त हूँ और नासिर यहाँ मेरी ही वजह से आया था। मेरी आवाज़ भर्रा गई। मैंने कहा, अगर मैं कुछ देर पहले पहुँच जाता
तो शायद ये सानेहा पेश ही ना था। मैंने दाढ़ी वाले का बगौर जायजा लेते हुए कहा, क्या तुम हमें दुश्मन समझ रहे हो? मुझे नहीं पहचानते हो? मगर नासिर का नौकर अच्छी तरह पहचानता है, वो जो गुलशन इकबाल वाले मकान में है। यहाँ के भी लोग मुझे पहचानते हैं। दाढ़ी वाला कदरे नरम लहजे में बोला, साईं, मैंने यहाँ के मैनेजर को बुलवाया है, वही यहाँ के मामलात का जिम्मेदार है, वो भी तो आपको पहचानता होगा। उसके आने तक साईं थोड़ी तकलीफ होगी आपको, उसकी माफ़ी। वो तस्दीक के बगैर मुझ पर एतबार करने को तैयार नहीं था। मैंने नासिर की लाश की तरफ देखा, फिर उससे बोला, मुझे दूसरे कमरे में ले चलो और इसके चेहरे पर कोई चादर वगैरह डाल दो। मैंने नासिर की तरफ इशारा किया। उसी वक्त बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। थोड़ी देर के बाद 2 आदमी अंदर दाखिल हुए। उनमें से एक तो नासिर के पोल्ट्री फार्म का मैनेजर था, दूसरा मेरे लिए अजनबी था, मगर अपनी वज़ाक़ता और हरकातों सकनात से कमांडो लग रहा था। वो सुर्ख सफ़ेद रंगत और दराज क़ामत का मालिक था। उसकी मूँछों और दाढ़ी के बाल ब्राउन थे। चेहरे से वो मुझे पढ़ा लिखा भी लग रहा था। मैनेजर ने फटी फटी आंखों से नासिर की लाश को देखा, फिर गुलगीर लहजे में बोला, ये सब कैसे हो गया कामरान साहब? वो बुरी तरह रोने लगा। मैनेजर के साथ आने वाले वजीह नौजवान ने कहा, सब्र करो बाबा, सब्र। हमने भी उनके 2 आदमियों को जख्मी किया है, वो दोनों भी बच नहीं सकेंगे। मैंने खोए हुए लहजे में कहा, वो बचें या ना बचें, मेरा दोस्त तो अब नहीं मिल सकता। मेरी आंखों में फिर आंसू आ गए। आने वाले ने बगौर मुझे देखा, फिर तंजिया लहजे में बोला, साईं माफ़ करना, आप देखने में तो बहुत मजबूत लगते हो, मगर मरने वाले के लिए औरतों की तरह रो रहे हो। दोस्त का इतना ही ख्याल है तो साईं उसका इंतकाम लो। मुझे बताओ साईं के दुश्मन कौन थे? मैं उन सब को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। मैंने दानिस्ता झूठ बोला। कहा, अगर मैं ये जानता कि नासिर के दुश्मन कौन है तो अभी तक यहाँ न बैठा होता। ये रिवॉल्वर और राइफल्स मेरे लिए कोई नई चीज़ें नहीं हैं। मेरा लहजा तल्ख हो गया। कहा, मगर नासिर के आदमी तो मुझी को उसका दुश्मन समझ रहे हैं। मेरी बात सुनकर दाढ़ी वाला जल्दी से बोला, साईं, मैंने पहले भी माफ़ी मांगी थी, अब फिर माफ़ी मांग रहा हूँ। मैंने जवाब दिया, कोई बात नहीं। फिर मैनेजर से कहा, पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दे दो। ब्राउन बालों वाले ने कहा, अभी नहीं साईं, वो जिस औरत को लेने यहाँ आए थे वो अभी तक मेरे कब्जे में है। पहले मैं उसका कोई बंदोबस्त कर दूं। मैं चौंक कर उसे देखने लगा। इसका मतलब था कि बॉस की बीवी अभी तक हमारे कब्जे में थी। अचानक मुझे शदीद खतरे का एहसास हुआ। पहली नाकामी के बाद बॉस पूरी कुव्वत से दूसरा हमला कर सकता था। मुमकिन है इस दफ़ा वो पुलिस को भी मुलव्विस कर लेता। मैंने जल्दी जल्दी ग्लोरिया को तमाम सूरत हाल से आगाह किया। वो भी परेशान हो गई और बोली, कामरान, बॉस की बीवी को लेकर फौरन जहां से निकल चलो। ब्राउन बालों वाले ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, साईं, आपने मुझसे झूठ बोला कि आप नासिर के साईं के दुश्मनों को नहीं जानते। आपकी बातचीत से तो अंदाजा हो रहा है कि आप उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। मेरा अंदाजा दुरुस्त था। वो पढ़ा लिखा आदमी था, जब ही तो मेरी और ग्लोरिया की गुफ्तगू समझ गया। मैंने जल्दी से कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, मगर फौरी तौर पर यहाँ से निकल चलो। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हम कितने बड़े खतरे में हैं। ब्राउन बालों वाले ने अपने सीने पर हाथ मारते हुए कहा, मुराद अली खतरों से नहीं डरता। मुझे मालूम हुआ कि उसका नाम मुराद अली है। बोला, अच्छा है कि नासिर साईं के दुश्मन खुद ही यहाँ आ जाएं। मैं झुंझला गया। कहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो मुराद, अभी तो यहाँ से निकलो। मैं खुद भी उन लोगों से इंतकाम लेना चाहता हूँ। क्या तुम चाहते हो कि हम लोग उससे पहले ही मर जाएं? अक्ल से काम लो। हम नासिर का इंतकाम लेंगे, मगर ज़रूरी तैयारी के बाद। फौरी तौर पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस वक्त हम सिर्फ 4 हैं, असलहा भी मामूली है। इस वक्त हम उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। उस औरत को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। जब तक वो औरत हमारे कब्जे में रहेगी, वो लोग हमारा पीछा करते रहेंगे। मौका देखकर हम उन्हें ठिकाने लगा देंगे। फिर मैं मैनेजर से मुखातिब हुआ, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तुम अपने तौर पर पुलिस को इत्तला दो कि कुछ नामालूम अफराद ने पोल्ट्री फार्म पर हमला किया। उन्होंने पोल्ट्री फार्म के चौकीदार और मालिक को मज़ाहमत करने पर कत्ल कर दिया। किसी को ये मत बताना कि यहाँ कोई लड़की भी कैद थी, समझ गए? उसके बाद गोट फ़ोन करके बड़े साईं को इत्तला दो ताकि नासिर पोस्टमार्टम से बच सके। हम लोग भी तदफीन के वक्त गोट पहुँच जाएंगे। फिर मैं मुराद अली की तरफ मुड़ा। कहा, तुम्हारे पास गाड़ी कौन सी है? वो बोला, मेरे पास पजेरो है। मैंने कहा, ठीक है, तुम लड़की को गाड़ी में बिठाओ, हम अभी आते हैं। मुराद बाहर निकल गया तो मैं ग्लोरिया से मुखातिब हुआ। कहा, जल्दी जल्दी अपना तमाम सामान समेट लो। हमारा सामान था ही क्या, ग्लोरिया के पास एक शोल्डर बैग था। मैं बिल्कुल खाली हाथ था। मेरा ब्रीफकेस नासिर के गुलशन इकबाल वाले बंगले में रह गया था। मुराद अली स्टीयरिंग सीट पर बैठा हमारा इंतजार कर रहा था। पिछली नशिस्त पर बॉस की बीवी बैठी थी, मगर वो बिल्कुल खामोश थी। ग्लोरिया पिछली सीट पर बैठ गई। मैं मुराद के साथ पैसेंजर सीट पर बैठा। मुराद ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाई ही थी कि ग्लोरिया बोली, 1 मिनट ठहरो। गाड़ी रुकते ही वो तेजी से उस तरफ भागी जहां नासिर की गाड़ी खड़ी थी। थोड़ी देर के बाद वो वापस आई तो उसके हाथों में वो मर्तबान था जिसमें ट्रांसमीटर बंद था। उसे बर वक्त ट्रांसमीटर का ख्याल आ गया।
वरना नासिर का मैनेजर और बकिया अफराद बॉस के अताब का निशाना बन जाते। मुराद ने हैरत भरे अंदाज में जार को देखते हुए पूछा, इसमें क्या है साईं? मैंने कहा, इसमें ट्रांसमीटर है। इस पर हम अभी उस आदमी से बात करेंगे जिसने नासिर पर हमला करवाया। फिर मुझे मुराद के दूसरे साथियों का ख्याल आया तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारे बाकी दोनों साथी क्या यहीं रहेंगे? वो बोला, मैंने उन लोगों को खुद ही यहाँ छोड़ा है। वो लोग बड़े साईं के साथ गोठ पहुंच जाएंगे। गाड़ी सुपर हाईवे पर दौड़ रही थी। मुराद अली बहुत तूफानी रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। उसका रुख हैदराबाद की तरफ था। अचानक पीछे से हेलो हेलो की आवाज आई तो मैं और मुराद दोनों ही चौंक उठे। मैंने मुड़कर देखा, ग्लोरिया ट्रांसमीटर पर बॉस से राब्ते की कोशिश कर रही थी। ग्लोरिया जहरीले लहजे में बोली, हेलो आलम शाह। शायद बॉस से राब्ता कायम हो गया था। वो बोली, तुमने उस पोल्ट्री फार्म पर हमला करके अच्छा नहीं किया। अब तुम अपनी बीवी को बचा सकते हो तो बचा लो। आलम शाह शिकस्त खूरदा लहजे में बोला, सुनो ग्लोरिया, मुझे इस वाक़े का अफसोस है। मैंने अपने आदमियों को किसी के कत्ल का हुक्म नहीं दिया था। पहल तो उस पोल्ट्री फार्म के चौकीदार ने की थी। ग्लोरिया ने तल्ख अंदाज में कहा, मैं तुमसे वजाहत नहीं चाहती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम्हारे आदमियों ने नासिर को कत्ल किया है। आलम शाह झुंझला कर बोला, मगर ग्लोरिया, इसमें मेरी बीवी का क्या कसूर है? ग्लोरिया ने तंज़िया अंदाज में कहा, कसूर? तो नासिर का क्या कसूर था? आलम शाह ने कहा, यह सब गलत फहमी में हुआ। मैंने ट्रांसमीटर पर तुमसे राब्ता करना चाहा, मगर तुमने शायद ट्रांसमीटर का बैटरी सेल निकाल लिया था, वरना मैं उसके जरिए तुम्हें ट्रेस करने की कोशिश करता। ग्लोरिया ने कहा, बहरहाल अब वक्त गुजर चुका है। अब तुम अपनी बीवी से हाथ धो बैठोगे। आलम शाह सख्त लहजे में बोला, ग्लोरिया, मेरी कमजोरी से नाजायज फायदा मत उठाओ। फिर वो चौंक कर बोला, तुम कहाँ जा रही हो? उसने ट्रांसमीटर पर गाड़ी के इंजन की आवाज सुन ली। मुराद ने बुलंद आवाज में कहा, हम तेरी ही तरफ आ रहे हैं हरामजादे। आलम शाह जल्दी से बोला, ये कौन है? ग्लोरिया ने कहा, यह नासिर का गार्ड है। ये गुस्से में पागल हो रहा है। मैं तुम्हारी बीवी को इसी के हवाले कर दूंगी। वो बोला, अगर मेरी बीवी को मामूली सी भी तकलीफ हुई तो मैं। ग्लोरिया भिन्ना कर बोली, हाँ, फिर तुम मुझे फांसी पर चढ़ा देना। धमकियां मत दो आलम शाह। वो बोला, अच्छा, क्या तुम नसरीन से मेरी बात करवा सकती हो? मुझे उसकी आवाज़ तो सुना दो। मैंने जल्दी से ग्लोरिया को इशारा किया कि बीवी से आलम शाह की बात मत करवाना। ग्लोरिया ने तंजिया लहजे में कहा, तुम्हारे ख्याल में क्या मैं उसे साथ लिए घूम रही हूँ? इस दफ़ा तुम उसकी गर्द को भी नहीं पहुँच सकोगी। नासिर का गार्ड उसे अंदरूने सिंध ले जाएगा, फिर तुम जानते ही हो कि क्या होगा। ग्लोरिया ने सर्द लहजे में कहा, अब मैं ट्रांसमीटर ऑफ कर रही हूँ। मगर उसने ट्रांसमीटर का स्विच ऑफ न किया। आलम शाह का लहजा बदल गया। सुनो ग्लोरिया, उसके अंदाज में वही पुराना तासुर था। अगर नसरीन सुबह तक मुझे न मिली तो जानती हो क्या होगा? मैं अपने हाथ से तुम्हारे जिस्म के टुकड़े कर दूंगा। तुम्हें इस मुल्क से जिंदा निकलने नहीं दूंगा। फिर गैर मुतवक्के तौर पर उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। मैंने जल्दी से कहा, इस ट्रांसमीटर को ज़ाया कर दो ग्लोरिया। बॉस झूठ बोल रहा था, इसमें कोई फ्यूज़ नहीं होता। वो इसकी मदद से हमारा सुराग लगा सकता है। इसे फ़ौरन ज़ाया कर दो। ग्लोरिया ने कहा, हिमाकत की बातें मत करो। मैं इतना कीमती ट्रांसमीटर ज़ाया क्यों करूं? महज इसलिए कि आलम शाह हमारा सुराग लगा सकता है, और ये भी सिर्फ मफरूज़ा है। मैं झुंझला गया, कहा, मफरूज़ा नहीं है। तुम आलम शाह को मुझसे ज़्यादा नहीं जानती। अचानक ट्रांसमीटर पर एक कहा सुनाई दिया। मैं बुरी तरह चौंक उठा। यही हाल ग्लोरिया का था। वो ट्रांसमीटर का स्विच ऑफ करना भूल गई थी। फिर आलम शाह ने जहरीले लहजे में कहा, कामरान ठीक कह रहा है। तुम लोग चारों तरफ से घिर चुके हो। मुझे शुरू से ही इल्म था कि तुम कहाँ कहाँ घूमती रही हो। सिर्फ घंटे सवा घंटे के लिए मैंने तुम्हारा सुराग खो दिया था। शायद तुमने ट्रांसमीटर को जमीन में दबा दिया था। अगर अब भी तुम मुझसे बात न करती तो मुझे कभी इल्म न होता कि तुम कहाँ हो। ग्लोरिया बोली, आलम शाह तुम्हारी बीवी? आलम शाह ने उसकी बात काट दी। बोला, मेरी बीवी का नाम लेकर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो। अब वो जिंदा रहे या मरे, मेरे लिए मर गई। आलम शाह कभी किसी से ब्लैकमेल होना पसंद नहीं करता। मेरे आदमियों ने हर तरफ से तुम्हें घेर लिया है। अब तुम बच सकती हो तो अपनी जान बचा लो। फिर वो हिकारत आमेज लहजे में बोला, और ये कामरान, ये तुम्हारा शरीकेकार है? इसे तो मैं ऐसी इबरतनाक मौत मारूंगा कि आइंदा कोई गद्दारी का तसव्वुर भी न कर सकेगा। मैंने झपट कर ट्रांसमीटर का स्विच ऑफ कर दिया और ग्लोरिया से कहा, इसे जार में बंद कर दो और गाड़ी से उतर जाओ। ग्लोरिया ने ट्रांसमीटर को जार में रखते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए? फिर तंजिया लहजे में बोली, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम आलम शाह से इतने खौफजदा हो। अगर मुझे ये इल्म होता तो कभी तुम्हें एतमाद में न लेती। मैं बुरी तरह झुंझला गया। मैंने कहा, बेवकूफ़ लड़की, मैं उससे खौफजदा नहीं हूँ, मगर जानबूझकर खुद को मौत के मुंह में देना कहाँ की बहादुरी है। सुपर हाईवे पर वो हमें आराम से शिकार करेगा। हम न आगे जा सकते हैं न पीछे। दोनों तरफ से उसके आदमी हमारी घात में होंगे। वो बोली, तुम्हारा दिमाग वाकई चल गया है। वो लोग हमारा पीछा तो कर सकते हैं, मगर
मैंने उसे कायल करना चाहा, कहा उसने फ़ोन या ट्रांसमीटर पर अपने आदमियों को इत्तला दे दी होगी। वो लोग आगे भी हमारे मुंतज़िर होंगे, हम लोग जहां उतर कर पैदल निकल जाएंगे। मैं अभी ये बात कह ही रहा था कि सड़क के ऐन दरमियान में मुझे 2 ट्रक खड़े नजर आए। ट्रक कुछ इस अंदाज में खड़े थे कि रास्ता मसदूद हो गया था। मुराद ने एकदम ब्रेक लगा दिए। धचका इतना शदीद था कि मैं बुरी तरह डैशबोर्ड से टकरा गया। ग्लोरिया और नसरीन भी उछल कर अगली सीटों से टकराईं। ट्रक देखते ही मैंने खतरे की बू महसूस कर ली थी, इसलिए गाड़ी रुकते ही मैंने बाईं तरफ नशेब में छलांग लगा दी। नशेब में छोटी छोटी मगर घनी झाड़ियां थीं। मैं उन्हीं झाड़ियों में दुबक गया। मुराद ट्रक वालों को गालियां देता हुआ गाड़ी से नीचे उतरा। ट्रकों की दूसरी जानिब पुलिस की 2 मोबाइल गाड़ियां मौजूद थीं। सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक जमा हो रहा था। पुलिस वालों ने हैदराबाद की जानिब से आने वाली गाड़ियों पर कोई तवज्जो न दी। वो लोग उस तरफ बढ़े जिधर कराची से आने वाला ट्रैफिक था। मैं बैठे ही बैठे सुर्रत से दूसरी तरफ निकल गया। गाड़ी के हेडलैम्प्स की जद से निकलते ही मैं तेजी से हैदराबाद की समत दौड़ा। सड़क की इस तरफ भी लोडिंग ट्रक की कतार लगती जा रही थी। मैंने मोहतात अंदाज में सड़क का जायजा लिया। कतार में आने वाला आखिरी ट्रक मेरे सामने था। उसके पीछे आने वाली गाड़ी अभी बहुत दूर थी, उसमें से मुझे कोई नहीं देख सकता था। अपना इत्मीनान करने के बाद मैं उठा और बिजली किसी तेजी से ट्रक के पिछले हिस्से में सवार हो गया। उसमें लहसुन और प्याज की बोरियां भरी हुई थीं। बोरियों के बीच में थोड़ी सी जगह थी, मैं वहीं दुबक गया। बदबू से मेरा दिमाग फटने लगा। मुझे ऐसा लगा कि अगर ये सूरत हाल मजीद कुछ देर बरकरार रही तो मेरी मौत दम घुटने से वाक़ हो जाएगी। मैंने जेब से रुमाल निकाल कर नाक पर रख लिया। उससे बू किसी हद तक कम हो गई। मुझे यूं ही पड़े हुए न जाने कितनी देर हो गई, शायद आधा घंटा या 1 घंटा। फिर ट्रक आहिस्ता आहिस्ता रेंगने लगा। मैं दिल पर जबर किए लेटा रहा। उठता तो पीछे से आने वाली मुसाफिर बस का ड्राइवर मुझे देख लेता। बस की हेडलाइट्स की रोशनी बराह रास्त ट्रक के अंदर आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता रेंगने के बाद ट्रक ने अचानक स्पीड पकड़ ली। गोया मैं खतरे के निशान से बाहर निकल आया था। बस के ड्राइवर को शायद कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। उसने फौरन ही ट्रक को ओवरटेक कर लिया। रोशनी का सैलाब एकदम थम गया। अब सिर्फ उन कारों के हेडलैम्प्स की रोशनी थी जो बस के पीछे थीं। फिर कारें भी जन्नाटे से आगे बढ़ गईं और एकदम अंधेरा हो गया। मैदान साफ होते ही मैं अपनी जगह से उठा और निस्बतन खुले हिस्से में पहुंचकर गहरे गहरे सांस लिए। मैं एक बार फिर कराची की तरफ जा रहा था। मुझे ग्लोरिया की तरफ से भी तशवीश थी कि कहीं पुलिस ने उसे अगवा के इल्जाम में गिरफ्तार न कर लिया हो। मुगविया भी उसी गाड़ी में मौजूद थी। मैंने सोच लिया था कि मौका मिला तो सोहराब कोट पहुंचते ही ट्रक से उतर जाऊंगा। ट्रक उमूमन वहीं रुकते हैं। न जाने कराची कितनी दूर रह गया था। मुराद ने बहुत तूफानी अंदाज में ड्राइविंग की थी। हम सुपर हाईवे पर बहुत आगे निकल गए थे। मेरा जहन भटक कर एक मर्तबा फिर ग्लोरिया की तरफ चला गया। उसने पुलिस को कैसे मुतमईन किया होगा? नसरीन की वहां मौजूदगी का क्या जवाब पेश किया होगा? मुझे मुराद की तरफ से फिक्र नहीं थी। वो अगर गिरफ्तार हो भी जाता तो नासिर के वालिद उसे फौरन ही रिहा करवा लेते। ट्रक की रफ्तार कम हुई तो मैंने झांक कर बाहर की तरफ देखा। हम सोहराब गोठ पहुंच चुके थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए। मैंने जल्दी से इर्द गिर्द का जायजा लिया और मुतमईन होने के बाद छलांग मार कर नीचे उतर आया। फिर मैं लपक कर बाईं तरफ नशेब में उतरा। कुछ दूर अंधेरे में चलने के बाद मैं एक मर्तबा फिर सड़क पर आ गया। तेज तेज कदम उठाता सोहराब कोट के स्टॉप की तरफ बढ़ा। अब मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि मैं कहाँ जाऊं। ऐसी कौन सी जगह हो सकती थी जहां मैं चंद दिन इत्मीनान से रूपोश रहकर आइंदा की हिकमत अमली तय करता। यही सोचता हुआ मैं आगे बढ़ता रहा। मेरे जहन में कई दोस्तों के नाम आए, मगर उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो मुझे चंद दिन ठहरा लेता। चंद एक ऐसे थे जिनसे बॉस भी वाकिफ था। वो कभी कभार हमारे लिए काम भी कर लेते। उनकी तरफ तो जाना ही फजूल था। मैं किसी होटल में भी नहीं ठहर सकता था। वहां तो मैं बिल्कुल गैर महफूज होता। जब सोच सोच कर मेरा दिमाग शल हो गया तो मैंने कराची से निकलने का फैसला कर लिया। मैं अगर किसी तरह लाहौर या रावलपिंडी पहुंच जाता तो बॉस मुझे क़यामत तक नहीं ढूंढ सकता था। वहां मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जो मुझे बरसों पनाह दे सकते थे। मैंने लाहौर जाने का फैसला कर लिया, मगर ये सब बाद की बातें थीं। मुझे फौरी तौर पर सर छुपाने को एक ठिकाने की जरूरत थी। अचानक मेरे जहन में झमाका सा हुआ। मुझे अपने एक दोस्त एजाज का ख्याल आया जो मैट्रिक तक मेरे साथ ही पढ़ा था। फिर कॉलेज में हमारी राहें जुदा हो गईं। स्कूल के ज़माने में उससे मेरी बहुत दोस्ती रही थी। बाद में भी उससे मुलाकात होती रही, मगर फिर मैं उसके घर न जा सका। वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था और खासा खुशहाल था। उसके वालिद सिराजुल हक साहब आला सरकारी ऑफिसर थे। हाल ही में रिटायर हो गए थे। मैंने उनके घर जाने का फैसला किया। वो नॉर्थ नाज़माबाद में ब्लॉक डी में रहता था।